अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली फिज़िक्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को शुरू किया था और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा था। आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सबसे पहले जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी थी, आज भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या कहा है। सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जब कोई फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी जिस्म के ऊपर लगती है तो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन जो होती है वो उस बॉडी की जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन भी होती है। यहाँ तक न्यूटन सेकेंड लॉ का पहला हिस्सा खत्म होता है। दूसरा हिस्सा यहां से शुरू होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स। ये जो मैग्नीट्यूड होता है ना, अब फोर्स और नेट फोर्स में क्या फर्क है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूं, आगे चल के बताता हूं, अभी मैं ये इसको कंप्लीट कर लूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कि ये जो एक्सेलरेशन होती है ये फोर्स जो अप्लाई की होती है हमने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है ये एक्सेलरेशन मास के, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन उसमें होगी। आइए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से कि वी हैव अ कार, लेट्स से दैट कि ये कार नहीं बॉडी है। कार भी तो एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट होता है, ये बॉडी है। इसके ऊपर मैंने फोर्स F अप्लाई की। इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स F अप्लाई की। ये लेट्स से दैट कि ये फोर्स F अप्लाई की। इस फोर्स F अप्लाई करने के नतीजे में इस पे एक एक्सेलरेशन जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? एक्सेलरेशन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की, ये गाड़ी ने मूव करना शुरू कर देना है उसी डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी जो प्रोड्यूस होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी। अगर एक आदमी इस गाड़ी को फोर्स लगा रहा है तो फोर्स कम होगी, तो ये गाड़ी एक्सेलरेट कम करेगी। अगर एक के बजाय दो आदमी इस गाड़ी को फोर्स लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, तो ये गाड़ी की एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, ये तेज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर जितनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतनी एक्सेलरेशन गाड़ी में तेज़ होती जाएगी, गाड़ी तेज़ चलने लग जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि न्यूटन सेकेंड लॉ से कि ये जो एक्सेलरेशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स। ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज directly proportion to the net force and inversely proportion to its mass। अब गाड़ी जितनी, आप कहें गाड़ी जितनी बड़ी होगी उतनी उसको चलाना मुश्किल होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स का मतलब समझ आया कि जितने ज़्यादा यहाँ पे आदमी फोर्स लगा रहे होंगे, जितनी ज़्यादा इस पर फोर्स लगाई जाएगी उतनी ज़्यादा ये एक्सेलरेट करेगी। ये जितना ज़्यादा, ये भी उतना ज़्यादा। ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अब समझते हैं कि मास फोर्स जो है एक्सेलरेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मास किस तरह है। अब हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की इसके अंदर ए फोर्स अप्लाई करने के साथ। अब एक शख्स है वो 40 किलो के पत्थर को आसानी से मूव करवा लेता है। अगर उसको मूव करवाना पड़ जाए 400 किलोग्राम का पत्थर, तो वो अपनी पूरी जान लगा दे तो उससे वो फोर्स के साथ ये मास जो है नहीं मूव होगा।
ठीक है। अगर फोर्स को चेंज ना किया जाए, अगर फोर्स को चेंज ना किया जाए तो इसी फोर्स के साथ ये जो हैवी मैस है ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा या कम एक्सेलरेट करेगा जितना ये एक्सेलरेट कर रहा था। ये आसानी के साथ मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी बड़ी बॉल को फेंकना हो तो आप उसको ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकेंगे। अगर आपको कोई बास्केटबॉल हाथ से फेंकना पड़े तो वो आप इतने दूर नहीं फेंक सकते। अगर आपको क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल फेंकनी पड़े तो वो आप ज़्यादा दूर फेंक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसके अंदर एक्सेलरेशन करवानी आसान है, उसका मैस कम होता है, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मैस। अब मैं बात कर रहा था कि नेट फोर्स क्या होती है। लेट्स अज्यूम कि टग ऑफ रस्साकशी का मैच है और दो टीम्स हैं जो आपस में फोर्स लगा रही हैं। ये यहां से फोर्स लगाती है 5 न्यूटन और ये यहां से टीम जो है, टीम ए फोर्स लगाती है 5 न्यूटन की, टीम बी फोर्स लगाती है 15 न्यूटन की। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बॉडी है ये मूव किधर को करेगी, ये बॉडी किधर को मूव करेगी? तो ये बॉडी बी की डायरेक्शन में मूव करेगी। ये बॉडी किधर को मूव करेगी? बी की डायरेक्शन को। और किस फोर्स के साथ मूव करेगी? 10 न्यूटन फोर्स के साथ। ये जो 10 न्यूटन फोर्स है ये असल फोर्स है जिसको हम कहते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब होता है कि जो बकाया फोर्स रह गई है वो फोर्स कितनी है। तो इस नेट फोर्स को कहते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो इस फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्चुअल फोर्स लग रही होती है उसको कहते हैं। अब समझते हैं इस डायग्राम के अंदर वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन होती है। लेट्स अज्यूम कि हम फोर्स लगाते हैं इस फुटबॉल पे फोर्स लगती है F और ये इस तरह से उड़ता हुआ आगे को चला जाता है। इसकी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होती है कि जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाई जाती है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि बॉडी को आपने, एक गाड़ी है, एक कोई चीज़ है आपके पास, उसको आप इस तरफ को फोर्स लगाएं और उसकी एक्सेलरेशन इस तरफ को हो जाए? ऐसे कभी नहीं हुआ। हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो उसी डायरेक्शन में होती है कि जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई की जाए। तो आइए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को ड्राइव करते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। सो अकॉर्डिंग, यहां पे लिखते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है फोर्स के, कि जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा फोर्स। फिर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास। अगर ये 1/, की अगर ये कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में है तो उसका मतलब है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और अगर कोई टर्म न्यूमरेटर के अंदर और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हम कह रहे हैं मैथमेटिकली, हमने कहा कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F जबकि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो इक्वेशन 1 और 2 थी हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास। हम M यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि MA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू force. MA is directly proportion to what? To force. Let me erase this and write this. MA is directly proportion to force.
मैं अगर इसको लिख लूँ कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M में, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से, उसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, ये बिल्कुल ठीक दुरुस्त होगा। अब हमें पता है कि जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू के एम ए। हेयर मैं साथ लिखता हूँ, हेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसकी वैल्यू क्या है 1, जिसकी वैल्यू क्या है 1। और अगर यूनिट आप लिखना चाहें तो ये होगी 1 न्यूटन। यहाँ से न्यूटन ये मास का पर केजी, और वो कट होके आपके पास यूनिट इसकी कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप यूनिट ना भी लिखें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूनिट लिखने की, आप इसको सिंपली 1 लिख सकते हैं, इसकी यूनिट कट आउट हो जाती हैं। तो k की वैल्यू क्या है 1। अगर हम इस k की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसकी 1, तो f विल बी इक्वल टू 1 इंटू एम ए। 1 लिखें ना लिखें ज़रूरत नहीं है, तो f विल बी इक्वल टू एम ए। ये हमारा फाइनल आंसर है। जो फाइनल आंसर है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकली वो ये है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है वो बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ फोर्स, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और अगर आप देखें तो ये न्यूटन का n जो है वो स्मॉल है। अगर आप इस न्यूटन का n कैपिटल कर देते हैं तो वो यूनिट नहीं रहती, वो नाम बन जाता है न्यूटन साइंटिस्ट का, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा न्यूटन यूनिट लिखते हुए कि इसका n स्मॉल रखें, ना कि कैपिटल करें, कैपिटल नाम बन जाता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन फोर्स इज अ फोर्स that produces an acceleration of 1 meter per second and the mass of 1 kg। आइए देखते हैं कि एक बॉडी है हमारे पास, इसका मास कितना है 1 kg। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, फोर्स जो मैंने लगाई वो कितनी थी 1 न्यूटन, और इसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई, जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुई वो हुई 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स वो कहता है 1 न्यूटन होगी, अ फोर्स विल बी 1 न्यूटन व्हेन द एक्सेलरेशन विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मास इक्वल्स टू 1 kg, 1 kg। तो F इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास m a। ये अगर आप वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे, तो हमारे पास 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास है न्यूटन के, न्यूटन किसके बराबर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। So thank you very much for your time. Assalamu alaikum. I won't take your time anymore. If you like the video, please subscribe to learn daily physics. You can contact us on our WhatsApp. Have a nice day.